हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, द सन, अर्थ एंड मून। क्या होगा अगर आप अर्थ में सेंटर की तरफ खोदते जाएंगे, तो क्या हम प्लैनेट के दूसरे ओर जा पाएंगे? तो रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अलग अलग लेयर्स होते हैं अर्थ के, एंड वहाँ इतना एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है और कई सारी रुकावटें आती हैं कि आप ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है कोला सुपर डीप बोर होल SG3, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया ऑफ बीइंग द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ। तो अर्थ पे ये डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट है जिसकी डेप्थ है 12,262 मीटर्स। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें द सन, अर्थ एंड मून ये आपस में ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं और ये कई सारे तरीके से आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो जो मून है, हमें पता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींचता है ड्यू टू ग्रेविटी, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि सन उसको अपनी ओर खींचता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। जो एनर्जी सन रिलीज करता है उस एनर्जी को बोलते हैं सोलर एनर्जी, और ये एनर्जी मेन सोर्स है हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे उनके एग्जिस्टेंस का। अब सन क्या है? सन एक बहुत बड़ी ह्यूज बॉल है ऑफ बर्निंग गैसेस, और गैसेस कौन सी है? मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। अब सन का जो साइज है वो 109 टाइम्स है दैट ऑफ द अर्थ। अब जो आउटर थिन लेयर है सन का, उसे क्या कहते हैं? कोरोना। और जो इनर पार्ट है उसे बोलते हैं कोर। अब कोर के अंदर क्या होता है? जो हाइड्रोजन गैस है वो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होती रहती है हीलियम में, और इससे क्या होता है? बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब टेम्परेचर जो कि सन के सरफेस पे है, ये सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर है, दैट इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोचो सन के अंदर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा। अब जो सन है वो अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करता है, जो कि हम सब ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। बट हमारी अर्थ पे क्या है? एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि अर्थ को सराउंड करता है चारों तरफ से, और ये जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रेज को कैद कर लेती है, बाहर से ही रोक देती है और हमारे अर्थ के सरफेस पे आने नहीं देती। अब हम फैक्ट सुन पढ़ते हैं कि जो हीट है सन की, उसको आने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ सन, बट अर्थ तक पहुंचने के लिए उसी हीट को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। अगर सन हॉलो होता, फिल्ड अप विद स्फेरिकल अर्थ्स, हॉलो होता, उसमें अर्थ भर देते, तो उसमें कम से कम 9,60,000 अर्थ समा जाती। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ एयर है, वाटर है, सॉइल है। इसके कारण अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। हम ओशंस देख सकते हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स, वैलीज, प्लेन्स, ये सब है अर्थ के सरफेस पे। पर क्या आपने कभी सोचा है अर्थ के अंदर कैसा दिखता होगा? अब अर्थ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, वो है क्रस्ट, द मैंटल एंड द कोर। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर इज द क्रस्ट, देन कम्स मैंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। अब क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है रॉक्स का, और उसकी थिकनेस होती है 5 किलोमीटर अंडर द ओशन फ्लोर,
to around 70 kilometer under the continents. तो ओशन फ्लोर से तो हम नापेंगे तो 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंट से अगर नापते हैं तो 70 किलोमीटर. सो दिस इज द थिकनेस. अब जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं ये इस लेयर पे आते हैं. अब कुछ मिनरल्स हैं जो कि क्रस्ट पे पाए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं? वो है कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटासियम एंड सिलिकॉन. ये सब अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाते हैं. देन नेक्स्ट लेयर, मिडिल लेयर, दैट इज मेंटल, और ये क्रस्ट के नीचे है, और इसकी जो थिकनेस है ये है 2900 किलोमीटर. एंड द आउटर पार्ट ऑफ मेंटल का आउटर पार्ट हार्ड होता है, वो रॉक्स का बना होता है, और जो इनर पार्ट है वो उसमें क्या होता है? हॉट मॉल्टेन रॉक्स होते हैं. अब जब कभी भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो ये जो मॉल्टेन मैग्मा आता है वॉल्केनो में से, ये इसी लेयर से आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, और फिर वो अर्थ के सरफेस पे सेटल हो जाता है. और ये जो लेयर है इसमें आयरन और मैग्नीशियम ये बहुत मात्रा में पाया जाता है. नेक्स्ट, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कोर. अब जो थिकनेस है आउटर कोर की वो है 2300 किलोमीटर. अब कोर की थिकनेस इतनी होती है आउटर कोर की 2300 किलोमीटर, और उसमें क्या होता है? आयरन और निकल होता है मॉल्टन स्टेट में. अब जो इनर कोर है उसकी थिकनेस होती है 1200 किलोमीटर, और वो एक सॉलिड बॉल की तरह होता है जो कि कंप्लीटली आयरन से बना हुआ है. तो अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में. तो मून क्या है? मून ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, पर उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन जो लाइट दे रहा है उसी को रिफ्लेक्ट करता है. अब क्योंकि वो अर्थ के पास में है इसलिए वो दूसरे स्टार से बड़ा नजर आता है. अब जो दूसरे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं वो मून से कई गुना बड़े होते हैं, और मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 3,84,400 किलोमीटर, और अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून. मून को 27 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. अब ये कुछ चेक पॉइंट है, आप इनको कर सकते हैं सॉल्व. अब हम पढ़ेंगे मून के सरफेस के बारे में. अब जो मून का सरफेस है वो किससे कवर्ड है? इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ डस्ट, माउंटेन्स, लावा प्लेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स. तो क्रेटर क्या होते हैं? क्रेटर सॉसर शेप होल्स होते हैं. ये क्रेटर है तो सॉसर के शेप का होल है, दैट हैज बीन मेड व्हेन लम्प्स ऑफ, जब बड़े बड़े पत्थर और आयरन के लम्प्स गिरे थे मून पे तो उसके कारण ये क्रेटर्स फॉर्म हुए. एंड द लम्प्स ऑफ रॉक एंड आयरन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स, और इस वजह से क्रेटर्स फॉर्म हुए. तो इसलिए क्या है कि मून के सरफेस पे ब्राइट और डार्क पैच नजर आते हैं इन क्रेटर्स की वजह से, और हम अर्थ से इन क्रेटर्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. अब हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी होती है मून पे. तो मून पे कोई एयर नहीं होती और कोई भी वेदर कंडीशन नहीं होती, पर कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो कि बताते हैं कि मून पे वाटर का प्रेजेंस है. एंड क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे, तो जब डे होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है मून पे, क्योंकि सन रेज कोई ब्लॉक करने के लिए एटमॉस्फेयर है नहीं वहाँ पे, और नाइट पे फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है. तो इसके कारण लाइफ पे मून पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है. अब एक फैक्ट जोन है कि मून पे आप खुद की आवाज़ भी नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है. क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. सो देयर इज नो एयर ऑन द मून, एंड जो फुटप्रिंट्स है एस्ट्रोनॉट्स के वहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगे. अब हम पढ़ेंगे मून पे ग्रेविटी किस तरह से होती है. तो जो अर्थ है वो हर चीज़ को खुद की तरफ खींचती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली जो फोर्स है ग्रेविटी का वो मून पे भी है, बट वो सिर्फ 1/6 है. जो अर्थ पे ग्रेविटी है उसका सिर्फ 1/6 है. जैसे कि अगर किसी आदमी का वजन 54 kg है अर्थ पे, तो मून पे उसका वेट कितना होगा?
तो हम 54 को 6 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज ओनली 9 kg ऑन द मून। दैट पर्सन विल वे ओनली 9 kg ऑन द मून। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। वेट दे दिया जाएगा अर्थ पे कितना वेट है, और आपको कैलकुलेट करना होगा कि उसी सेम पर्सन का वेट मून पे कितना आएगा। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून। तो जैसे हमें अर्थ से दिखता है मून, तो मून अपना शेप चेंज करता है हर रोजाना। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में कि मून अपना शेप बदलता है, उसका शेप तो वही होता है, राउंड शेप। बट हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रहा है, और उसकी जो पोजीशन है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो चेंज होती रहती है। अब मून का वो साइड जो कि हमें फेस करता है, तो उसमें अलग अलग तरह से सनलाइट गिरती है, एंड इट इज कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द अर्थ। तो इसलिए वो ऐसा नजर आता है कि वो अपना शेप चेंज कर रहा है। जो डे टू डे चेंजेस हैं मून के शेप में, जो कि हमें अर्थ से दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। अब जो अलग अलग फेजेस हैं मून के, वो होते हैं न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिबस मून एंड फुल मून। अब न्यू मून क्या होता है? जब मून का वो साइड अर्थ को जो फेस कर रहा है वहाँ पे कोई भी लाइट, सनलाइट नहीं रिसीव होती है, तो हम उस वक्त मून को नहीं देख सकते, तो वो फेज कहलाएगा न्यू मून। हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे सन की कोई भी लाइट नहीं पहुँच रही, तो हम मून को नहीं देख पाएंगे। सो दिस इज द न्यू मून डे 1 पे। उसके बाद आता है क्रीसेंट मून। जब मून का एक छोटा हिस्सा, बहुत स्मॉल पार्ट मून का लाइट रिसीव करता है और वो हमें दिखता है, तो इट इज क्रीसेंट इन शेप एंड इट इज कॉल्ड एज क्रीसेंट मून। तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा मून का, सो दिस इज क्रीसेंट मून। देन हाफ मून, तो डे 8 पे हाफ मून दिखेगा, जब हाफ पार्ट ऑफ द फेसिंग साइड ऑफ मून गेट्स सनलाइट, सिर्फ हाफ पोर्शन पे सनलाइट आ रही है, इट इज कॉल्ड द हाफ मून। और फिर गिबस मून, तो गिबस मून में ऑलमोस्ट 3/4 हिस्से पे मून के सनलाइट रिसीव होगी एंड इट इज कॉल्ड गिबस मून। देन फुल मून, डे 15 पे फुल मून बन जाएगा। तो जब कंप्लीट मून अर्थ को फेस कर रहा है और उस पे सनलाइट कंप्लीटली गिर रही है, सो इट इज कॉल्ड द फुल मून, हमें पूरा मून दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फेजेस चलते रहते हैं और हमें इसका अलग अलग फेसेस दिखते हैं। जो इंक्रीजिंग साइज है इल्यूमिनेटेड पार्ट का मून का, उसे कहते हैं वैक्सिंग। जैसे ये न्यू मून से स्टार्ट हुआ, अब इसका जो साइज है इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, फिर फुल मून हो गया, सो दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग। और जब ये फुल मून से वापस से डिक्रीज होने लगेगा, दैट इज गिबस, फिर हाफ मून, क्रीसेंट, न्यू मून, तो दिस इज कॉल्ड वेनिंग। ठीक है, अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ये पहले व्यक्ति थे to step on the surface of the moon on July 21, 1969. So this was the chapter. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you. बस